हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड मार्कर के इस ऑब्जेक्टिव आंसर की के अगली कड़ी में आपका स्वागत है। कैसा रहा आज का पेपर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 10th क्लास बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित सामाजिक विज्ञान का पेपर था आज 20 तारीख दूसरा महीना और 2026 यानी 20 फरवरी। तो देखते हैं आज का पेपर कितना कठिन था, कितना आसान था और कैसा रहा, आप लोगों का स्कोर कितना आया, कमेंट करके बताइएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा का मैदान। अगला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। एंथ्रासाइट कोयला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सर्वोच्च कोटि का है। एंथ्रासाइट जो होता है वो सर्वोच्च कोटि का कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो सभी की होती है। चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, जिप्सम की होती है और बॉक्साइट की भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न था चौथा नंबर, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न, गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गंडक घाटी जो परियोजना है इससे बिहार को लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश को, इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? अगला प्रश्न है, ये छठा नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी पर स्थित है। खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुल जल कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 96.5। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेश का मुख्यालय नेपाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की? तो खुदाई खिदमतगार संगठन जो है वो इससे, ये सब चैप्टर नंबर 4 से, हिस्ट्री का जो चैप्टर है 4 से, उसे हर साल बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं हम इस बार कितना क्वेश्चन पूछा है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। इजी क्वेश्चन था और ये भी चैप्टर 4 से ही था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थी, ये भी चैप्टर नंबर 4 से ही था। अगला नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन का आंसर शायद अमेरिका होगा। अगला नंबर प्रश्न है, इस पर हम स्टार मार देते हैं। रूस ने ब्रेस्लियोवेस्क की संधि किससे की? तो जर्मनी से की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो क्या करती है? आपदा प्रबंधन के बारे में सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार नहीं होगा, बिहार में तो बाढ़ आने का जो नदी है वो कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का हो जाएगा कोसी। ठीक है, जिसने भी ए मारा है उसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग जो होती है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो ये 2004 में शायद बाढ़ आया था। 2004 आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1987 में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? इसका ये हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हो सकता है। केबल का टूटना हो सकता है, बिजली आपूर्ति बाधित होना हो सकता है, ट्रांसमीटर टावर का क्षतिग्रस्त होना, ये सब कारण हो सकता है ना, इसलिए इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। इंडियन नेशनल स्टेट लाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूरसंचार हेतु किया जाता है, नगर नियोजन हेतु किया जाता है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? सूखा अचानक थोड़ी पड़ता है। सूखा कई वर्षों से 3-4 वर्षों तक अगर जो है सो 2-3 वर्षों तक अगर बारिश ना हो तब जा करके वहाँ का क्षेत्र सूखा हो जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। बाढ़ नहीं हो, बाढ़ तो अचानक आता है, सुनामी भी अचानक आता है, भूकंप भी अचानक आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? चाय उत्पादन के लिए जो तापमान होती है ना, वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। जो आसाम वगैरह है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे ये सब होता है। अगला है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। इजी क्वेश्चन था, बच्चे को याद होगा ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, इसका ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? लुई फिलिप्स का हुआ था, लुई फिलिप्स का शासन, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। जो भी आप लोग को आंसर बताया जा रहा है वो 100% सटीक है, क्योंकि पहले हम सारे क्वेश्चन का आंसर लगा लेते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें टिक लगा हुआ है पहले से। तब हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को सही तरीके से हर चीज़ बता सकूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लाभ के लिए किया जाता है, और ये बाजार अर्थव्यवस्था में भी लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन समाज कल्याण की अगर बात हो तो वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर भी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने एक बुक निकाली थी, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके, तो उसी में इन्होंने ये क्या बोलते हैं, जनगणना किया था, और उन्हें प्रति व्यक्ति आय भी निकाली थी। तो इनके बारे में, दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रीय आय जब होता है ना, इसका राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो एक व्यक्ति की आय कभी कभी 2 बार जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर दोहरी गणना में राष्ट्रीय आय की समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? गरीबी आर्थिक गतिविधि कैसे हो सकता है? कृषि तो है, कृषि का कार्य कोई कर सकता है, संचार संबंधी कार्य कोई कर सकता है, परिवहन से इनकम कर सकता है। गरीबी से कोई इनकम थोड़ी कर सकता है। आर्थिक गतिविधि कौन आता है? जिससे इनकम हो, उसको आर्थिक गतिविधि बोल सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न का देखेंगे आंसर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो आठवीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? हमारे देश में दादर और नगर हवेली दमन दीव करके जो था, बहुत छोटा छोटा क्षेत्र था, इसको एक कर दिया गया था, अभी एक हो गया है, तो ये होगा इसका राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितने देशी सियासतें थी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए, 565। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ये हो जाएगा राइट आंसर, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाए। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन सा है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये झारखंड में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से मुद्रा के
मुद्रा की विशेषता क्या है, तो सब हो जाएगा ना इसमें। मुद्रा की व्यवस्था देखो क्या क्या है इसमें। सामान्य स्वीकृति, हाँ सब जगह स्वीकार होता है, सबको लेना पड़ता है। मुद्रा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम होता है। विधि ग्राह्य, विधि ग्राह्य होता है ये, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो बचत आवश्यक है। बचत करेंगे और किसी न किसी चीज़ में निवेश कर देंगे तो इससे अर्थव्यवस्था क्या होता है, संतुलित रहता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका आंसर। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे 43। 1980 के दशक में के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो कैसी थी इसकी आर्थिक स्थिति। आयातों में वृद्धि था, हाँ आयात ज़्यादा होता था, निर्यात कम होता था, तो ये सही है। अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, हाँ हमारे यहाँ मुद्रा भंडार कम था। तेज़ी से बढ़ती महंगाई, महंगाई भी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है, तो बैंकिंग सेवा क्या होता है, बैंकिंग सेवा यहीं लिख दिया सेवा, ये सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महबूब उल हक। अगला प्रश्न देखेंगे। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी की गारंटी होती है, 100 दिनों की गारंटी होती है। निम्नलिखित में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है, गैर संस्थागत बोले हुआ है। संस्थागत में क्या आता है, बैंक वगैरह आ जाता है, लेकिन गैर संस्थागत में आता है महाजन, सेठ, दोस्त वगैरह, ये सब जो आ जाता है, रिश्तेदार, ये सब गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं में सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी, तो काम के बदले अनाज योजना। पहले अनाज दिया जाता था, पहले मजदूर लोग काम करते थे तो उसके बदले उनको अनाज दिया जाता था, उनको पहले पैसा नहीं दिया जाता था। तो ये क्या है, सबसे पहले ये शुरू किया गया था, बोल रहा सबसे पहले। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है, बोल रहा है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है नहीं है यहाँ पर। उत्तर बिहार, हाँ ये जो सोन नदी घाटी परियोजना है, ये शायद दक्षिण बिहार का, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा ए, नहीं है पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजिनी ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी की थी, दोनों की। इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे चलता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ, यानी वियतनाम जो था वह कब आज़ाद हुआ फ्रांस से, तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1945। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर। कैप्टन कॉन्ग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनाई गई थी, लाओस में बनाई गई थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या घटा दी गई है, दी गई थी, ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा आंसर, नहीं एक मिनट, ये आंसर नहीं होगा, हम इसको कट कर देते हैं, मिस्टेक। राइट आंसर हो जाएगा ये, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो है सो सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। इल्बर्ट बिल नहीं होगा, इल्बर्ट बिल तो अलग चीज़ था ये। अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी, तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, ये भी चैप्टर नंबर 4 से है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस योजना के तहत लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार जो थे उस योजना के तहत जो है सो निर्वाचन क्षेत्र लाया था, उसी के बाद तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ये। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, इसका राइट आंसर ये है, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। आज हम आराम आराम से प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। एक पंचायती क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है, तो ग्राम सभा कहलाती है, इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 59। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है,
तो राज्य सरकार करते हैं, इसके लिए कोई वोट नहीं होता, राज्य सरकार चुनकर भेजती है पंचायत सचिव को। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, नहीं नहीं है, ये हो जाएगा लचीला संविधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसमें भी नहीं पूछे हुआ है। चीन में बहुदलीय व्यवस्था, चीन में एक ही पार्टी एक ही सरकार वही जीतती है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है, भारत की केंद्रीय सरकार गठबंधन का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था, अस्थायी रूप से पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। कुछ बच्चा 2008 लगाए होंगे, ये कन्फ्यूजन थोड़ा वाला क्वेश्चन है, लेकिन अस्थायी रूप से बहाल हुआ था 2006 में, फिर विघटन हो गया था 2008 में। अब देखते हैं इसका आंसर जो है सो बिहार बोर्ड क्या मानती है, आंसर यही होना चाहिए ए। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण क्या है, जो जवाबदेही, सरकार, सरकार के ऊपर जवाबदेही होती है, सरकार क्या करती है अच्छे से काम करती है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन कौन बनाया है, कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम बनाती है, उसी के पास पावर है बफर स्टॉक बना। बफर स्टॉक क्या होता है, अनाजों को भंडारित करके उसको सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, उसी को बफर स्टॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है, रेगूर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में कौन बिहार में स्थित है, सभी हो जाएगा, सुंदरवन बिहार में है, सिमलीपाल है बिहार में है, मानस बिहार में, सॉरी इसमें कोई नहीं होगा, नहीं है, कोई नहीं है, सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, और ये शायद इसका ध्यान नहीं है, बिहार में कोई नहीं होगा, हम उसको कट कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर, 69 नंबर, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, तो पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था, 1982 में हुआ था, राइट आंसर सी। 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था, जमशेदपुर, ये था, ये तो पटना अभी भी है, नियोजित नगर था, ये हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, रांची में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता पूछ रहा है, तो फिरोज शाह मेहता जो थे नरमपंथी नेता, लाला ये गर्मपंथी थे, ये सुभाष चंद्र बोस भी गर्मपंथी थे, बाल गंगाधर, तीनों गर्मपंथी थे। देखो हम एक चीज़ देखें, बच्चे को अगर याद नहीं है ना तो उसको क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए, एलिमिनेट करने का एक प्रोसेस होता है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, अगर इस चीज़ को हम जान लें कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है तो कौन होगा वो अपने आप निकल कर सामने आ जाता है, तो एक प्रोसेस होता है। खैर ये प्रोसेस के बारे में बताएंगे, अब अभी तो आंसर की सीरीज चल रहा है। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था, द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्मित सूती वस्त्र हिस्सा कितना प्रतिशत था, यानी कितना प्रतिशत जो है सो हिस्सा सूती वस्त्र उत्पादन होता था, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटेन सरकार का पूर्ण समर्थन था, यानी कौन सा पत्र था इसमें जो दिया हुआ है नीचे, उसमें कौन था जो ब्रिटिश सरकार को पूरा जो है सो पूर्ण रूप से समर्थन करता था,
तो ये हो जाएगा ए, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया? ब्रिटेन को बॉम्बे किसने दिया? ब्रिटेन को जो है सो बॉम्बे सौंप दिया गया था। किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगाली पहले बॉम्बे पर अधिकार किए हुए थे, बाद में ब्रिटिश लोग उनसे छीन लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो चीन में सबसे पहले जो मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, घुमा दिया है। मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग के बारे में पूछ रहा है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था इसका सुझाव। सोशल साइंस में कुल प्रश्न 80 होते हैं, तो 80 के 80 प्रश्न हमने करा दिए। सारे प्रश्न 100% सटीक हैं। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ। आशा करते हैं आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।